गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था और उसकी दोनों टाइप की स्प्लिटिंग मैंने आपको समझा दी थी। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और टेट्राहेड्रल फील्ड में दोनों ही तरीके की स्प्लिटिंग मैंने बता दी थी। आज मैं आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग में इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे इसके बारे में बता। तो सीएफटी के जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का कॉन्सेप्ट है उसको जरा देखिए। ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन orbitals in case of octahedral field splitting. अष्टफलकीय क्षेत्र में जो स्प्लिटिंग हो रही है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग हो रही है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं। अब ये एक तरफ मैं ले लेता हूं D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। यहां पर मैं दोनों तरीके के लिगेंड्स के बारे में आपको बताता हूं। यहां ले लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड WFL, और यहां ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या SF। दोनों ही केसेस में हमारे पास दो तरीके के ऑर्बिटल्स हैं, एक T2G और एक EG। एक तरफ T2G और एक तरफ EG। EG की एनर्जी T2G की एनर्जी से ज्यादा है। ऑर्बिटल्स बना लीजिए। यहां दो, ये तीन, यहां दो। सिमिलर इसी तरीके से हम सारे ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंटेशन जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी T2G लोअर एनर्जी का, EG हायर एनर्जी का। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, पेयरिंग होगी, क्योंकि CFSE की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा। वीक फील्ड लिगेंड होगा, एक्साइटेशन होगा।
ये बातें कल हम लोगों ने की थी। अब हम लोग यहाँ पर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने जा रहे हैं। चलिए, अगर D1 है तो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों ही केसेस में एक एक इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएगा। अच्छा, D2 हो तो D2 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द हुंड रूल एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड भरता है, उसके बाद पेयरिंग शुरू होती है। तो D1 D2 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, D3 हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इधर और 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इधर बन जाए। हाँ, अगर D4 हो तो क्या? देखिए बेटा, अगर D4 हो तो 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर जाए और डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन Eg लेवल में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आ जाए, क्योंकि यहाँ डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है और जो है पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम। चलिए, D5 हो फिर चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो ये एक्साइट कर जाएगा। इस केस में क्या होगा? 1 2 3 4 5 पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलिए, अगर D6 है तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। इस केस में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पेयरिंग हो जाए। अच्छा, D7 में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। और इस केस में क्या होगा? पहले 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरेंगे जो पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, तो देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, इसी तरीके से D8 D9 D10 बनाए जा सकते, बनाते हैं बेटा, हम बना रहे हैं D8 D9 और D10। सेम भाई, यहाँ पे तो वीक फील्ड लिगेंड वाला भरेंगे और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भरेंगे, वही T2G और EG। ये T2G, ये EG, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी ये T2G और ये EG, D9 में भी ये T2G, ये EG, ये T2G और ये EG। T2G EG, T2G EG, भर लीजिए बेटा इनको। D8 वीक फील्ड लिगेंड है, तो पहले 1 2 3 4 5, फिर दोबारा 6 7 8। अब इस केस में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। D9 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग होगी 6 7 8 9। इस केस में पहले पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस केस में क्या होगा? पहले सारे भरेंगे फिर पेयरिंग 9 10। इस केस में क्या होगा? पहले पेयरिंग हो जाएगी, लेकिन अगर इन तीनों केसेस को ध्यान से देखो
तो ये तीनों केसेस बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल। तो ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए आइडेंटिकल। और ऊपर वाले जरा ध्यान से देखिएगा, D1 D2 D3, ये तीनों क्या है, ये भी आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो और चाहे वीक फील्ड हो। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए D1 D2 D3 बिल्कुल सेम है, D8 D9 D10 भी बिल्कुल सेम। यहाँ पर कुछ हम लोग अगर हाइब्रिडाइजेशन लेके चले तो कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ से निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं? अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड है और आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो पहली बात तो D1 D2 D3 चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, सारे के सारे पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑल विल बी पैरामैग्नेटिक। तो पहली बात तो सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। और डी खाली है ये, इसलिए अंदर का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। बीच वाले बाद में बताऊंगा, पहले मैं लास्ट वाले बताऊंगा। जरा लास्ट वाला की बात कर लेते हैं। अगर लास्ट वालों की बात करें, D8 D9 D10, तो ये भी सारे एक जैसे हैं, इनमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं, और इनके डी ऑर्बिटल जो है में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, प्योर, कोई भी खाली नहीं। इसलिए, और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी फर्दर कोई पेयरिंग नहीं हो सकती। अब फर्दर कोई पेयरिंग नहीं हो सकती, इसलिए ये बाहर के डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में और sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करेंगे। इनमें भी दो अनपेयर्ड एक अनपेयर्ड, तो पैरामैग्नेटिक होगा। और एक्सेप्ट D10, क्योंकि यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो डायमैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक होंगे और D10 डायमैग्नेटिक, लेकिन सारे के सारे sp3 D2 ही शो करें। अच्छा, अब ऊपर वाले में बात कर लेते, इनमें बात कीजिए। अगर मैं D4 D5 D6 और D7 की बात करूं, तो अगर बेटा वीक फील्ड लिगेंड है, D4 D5 D6 D7 वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो हो नहीं पा रही। पेयरिंग नहीं हो पा रही और इसको दो डी ऑर्बिटल चाहिए, तो इसको बाहर की यूज करने पड़े, क्योंकि ये खाली नहीं हो सकता, पेयरिंग नहीं हो सकती। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो उस केस में बाहर के डी ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में अंदर के डी ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस अलग अलग दिखाई देंगे। इन केसेस में अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो ये दूर से दिखाई दे रहे हैं खाली, तो उस केस में सारे के सारे पैरामैग्नेटिक दिखाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी। D2sp3 दिखाई देंगे, D2sp3 दिखाई देंगे। लेकिन अगर D6 को देखें तो यहां लिख लो, एक्सेप्ट D6 which will be diamagnetic। ये डायमैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हिंदी में इसे अनुचुंबकीय, और पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए, प्रतिचुंबकीय।
वैसे तो नॉर्मली सभी बच्चे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वर्ड्स का यूज करते हैं, तो कोई स्पेशल नहीं है। इसलिए मैंने कुछ हिंदी में स्पेशल इसमें लिखा भी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसा है नहीं बेटा हिंदी में लिखने के लिए। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वर्ड्स ही आप लोग यूज कीजिए। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक हो जाए, तो ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात है। अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट हो तो देखिए बात करते हैं। इफ द लिगेंड इज वीक फील्ड, WFL। अगर वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो कुछ कहना ही नहीं, सारे बाहर वाले डी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अंदर का कोई भी डी ऑर्बिटल खाली नहीं। तो चलिए, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सारा हो जाएगा sp3d2। और वीक फील्ड लिगेंड में हर जगह अनपेड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ऑल जितने भी होंगे क्या होंगे, ऑल पैरामीटर। ये बेटा फिलिंग के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको लिंक किया बीबीटी को, फिलिंग सीख गए आप, और इसका लिंकिंग मैंने बीबीटी के साथ करके आपको दिखाया। ठीक है, अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग। या स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा हिंदी में कहा जाता है। CFSE कहोगे तो फिर आपको अंग्रेजी प्रोनाउंस करना ही पड़ेगा बेटा, और कोई तरीका नहीं। हिंदी में क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। और यहाँ पर जो है डेल्टा O और डेल्टा T सबको रिलेट करूंगा मैं आपके साथ। वैसे मैंने कल आप लोगों को डेल्टा O और डेल्टा T के बीच में रिलेशन कराया था। डेल्टा T डेल्टा O का 4/9 पार्ट होता है। मैंने स्क्वायर प्लेनर का भी एक रिलेशन कराया था। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ये CFS, ये किस किस बात पर डिपेंड करेगा। तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। CFSE कौन से फैक्टर्स पर निर्भर कर रहा है। कुछ पॉइंट्स देखिए। नंबर फर्स्ट, डेल्टा O डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड की स्ट्रेंथ, लिगेंड की ताकत। अब लिगेंड की ताकत कैसे निकालू, उसके लिए मैंने आप लोगों को एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की ट्रिक भी बताई थी। क्या ट्रिक थी याद करने की, कि कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर सबसे ज्यादा ताकतवर, फिर ऑक्सीजन डोनर, फिर हेलोजन डोनर, और सबसे दुर्बल सल्फर डोनर। तो अगर आप बाद बाकी सारी क्वांटिटी सेम है तो डेल्टा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड की ताकत पर। जैसे देखिए एग्जांपल देता हूं, CrCl6 4,
CrH2O होल 6 पर 3 पॉजिटिव। इसी तरीके से CrNH3 होल 6 पर 3 पॉजिटिव और CrCN होल 6 पर थोड़ा सा चार्ज बैलेंस कर लो बेटा, थोड़ा चार्ज सेम हो जाए तो मामला बन जाए। ध्यान रखिएगा बाद बाकी सारी चीजें सेम होनी पड़े, तो आप लोग इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 4 नेगेटिव है तो 2 पॉजिटिव, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर 4 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक में 2 पॉजिटिव स्टेट में, लेकिन यहाँ पे लिगेंड क्लोरीन है, यहाँ पे लिगेंड वाटर है, यहाँ पे लिगेंड अमोनिया है और यहाँ पे लिगेंड साइनाइड है। लिगेंड की ताकत, लिगेंड की सबसे ज्यादा ताकत कहां पे दिखाई दे रही? CN, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन डोनर तो वीकेस्ट होते हैं। तो अगर मैं डेल्टा नॉट की बात करना चाहूं कि डेल्टा नॉट का क्या क्रम होगा, तो आपको कहना पड़ेगा कि आगे बढ़ने पर जैसे जैसे लिगेंड की ताकत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डेल्टा नॉट का ऑर्डर ये दिखाई देगा। इसका मतलब CrCN6 4 नेगेटिव में डेल्टा नॉट CFSE सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहां लिगेंड सबसे ज्यादा ताकतवर है। बोलो भैया मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लो चाहो। मैं कहता हूं FeOX होल थ्राइस पर 3 नेगेटिव और FeEN होल थ्राइस पर 3 पॉजिटिव। दोनों ही जगह अगर हम देखें तो आयरन +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे ऑक्सलेट है और यहाँ पे EN। इथाइलिन डाइअमीन में नाइट्रोजन डोनर लिगेंड लगा हुआ है और ऑक्सलेट में ऑक्सीजन डोनर लिगेंड। तो ज्यादा ताकतवर कौन है? EN। तो आपके पास अगर डेल्टा नॉट या CFSE की बात की जाए तो EN के लिए CFSE क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। किसके लिए निकाल रहा? डेल्टा नॉट किस क्या है? CFSE की स्ट्रेंथ। अगर बेटा दूसरा पॉइंट कहा जाए, डेल्टा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द मेटल। चार्ज ऑफ द मेटल पहला है COH2O होल 6 2 पॉजिटिव। थ्री पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे कोबाल्ट का लिगेंड तो सेम है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है। तो एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस लिगेंड स्ट्रेंथ सॉरी कॉम्प्लेक्स के डेल्टा नॉट का वैल्यू भी बढ़ता चला जाए। क्या निकाल रहे हैं? CFSE।
चलिए और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, कोई और कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास है तो। NiF6 और 4 नेगेटिव ले लीजिए। इस निकल के कॉम्प्लेक्स में NiF6 4 नेगेटिव में निकल 2 पॉजिटिव की स्टेट में है, NiF6 2 नेगेटिव में निकल 4 पॉजिटिव की स्टेट में है। तो अगर हम डेल्टा नॉट या CFSE की बात करें तो CFSE 4 पॉजिटिव वाले के लिए ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 2 पॉजिटिव। थर्ड जो फैक्टर है जो CFSE को इन्फ्लुएंस करेगा, दैट इज द नेचर ऑफ द मेटल। नेचर ऑफ द मेटल, मेटल आयन कहां से? अगर बेटा 3D सीरीज का है तो सबसे कम डेल्टा नॉट दिखाई देगी। 4D सीरीज का है, डेल्टा नॉट इंक्रीज कर जाएगी, डेल्टा नॉट इंक्रीजेस कितनी? 30 से 50%। और अगर बेटा मेटल आयन 5D सीरीज का है तो डेल्टा नॉट फर्दर इंक्रीज कर जाएगी 30 से 50%। तो जैसे जैसे 3D से 4D या 4D से 5D सीरीज का मेटल आयन आता चला जाएगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू लगातार इंक्रीज करती है। लेट अस टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो मेरे बच्चों। हम लिख लेते हैं Fe H2O होल 6 2 पॉजिटिव। Fe के ठीक नीचे रूथियम आता है, वो ले लीजिए, H2O होल 6 2 पॉजिटिव। रूथियम के ठीक नीचे ऑस्मियम आता है, OS H2O होल 6 2 पॉजिटिव। लिगेंड सेम है, चार्ज सेम है, तो मेटल देखिए Fe 3D सीरीज का मेटल है, Ru 4D सीरीज का मेटल है, मेटल आयन, और ऑस्मियम 5D सीरीज का मेटल है। तो अगर मेटल आयन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं 3D से 4D 4D से 5D में, तो डेल्टा नॉट की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। OSH2O होल 6 के लिए डेल्टा नॉट की वैल्यू इंक्रीज करती है। क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा CFSE। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आ रही? और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे निकल, निकल सीरीज ले लो, NiCl होल 4 2 नेगेटिव है बेटा। निकल के ठीक नीचे पैलेडियम आता है, PdCl होल 4 2 नेगेटिव है बेटे। और इसके ठीक नीचे प्लेटिनम आता है, PtCl होल 4 2 नेगेटिव है। ये मेटल 3D सीरीज का डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई थी, वो याद होगी आप। 4D सीरीज का, और ये 5D सीरीज का, सब पर 2 पॉजिटिव का चार्ज है। और जैसे जैसे सीरीज में हम नीचे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे डेल्टा नॉट की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। CFSE डेल्टा
इट इंक्रीजेस। ध्यान दीजिएगा, पहला वाला कॉम्प्लेक्स sp3 है, टेट्राहेड्रल। तो यहां पर एक तो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि सीरीज में मेटल बढ़ता चला जा रहा है, 3D से 4D, 4D से 5D। एक यहां दूसरा कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है वो भी बताते हैं। देखिए, एक्चुअली डेल्टा नॉट या डेल्टा या CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, और सबसे कम होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट और लग रहा है कि ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जबकि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है और दोनों ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, dsp2 dsp2। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस स्क्वायर प्लेन, इसलिए भी डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज कर, टेट्राहेड्रल के लिए सबसे कम होगी, स्क्वायर प्लेनर के लिए सबसे अधिक। तो यहां पर एक तो 3D 4D 5D सीरीज का मेटल है, और दूसरी बात यह है कि इन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग, इन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री अलग अलग। तो डेल्टा स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा, डेल्टा ओ थोड़ा कम, और डेल्टा टी सबसे कम। मैंने कल भी आपको लिखाया था, दोबारा लिखाई दे रहा हूं, डेल्टा एसपी स्क्वायर प्लेनर बराबर 1.3 ऑफ डेल्टा ओ, और जो डेल्टा टी होता है दैट इज अबाउट 0.45 के आसपास होता है। मैं 4/9 लिख सकता हूं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 4/9 ऑफ डेल्टा। तो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स पर भी डेल्टा प्रोपोर्शनल है, डेल्टा डिपेंड करता है। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए कि आप CFSE को, अगर आ जाए आपके पास क्वेश्चन कि आप CFSE बताइए कि किसकी ज्यादा होगी किसकी कम, तो उसमें आप इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आप CFSE निकाल सकते हैं। बोलो भैया। अब बेटे, अगर आपको CFSE कैलकुलेट करने के लिए दे दे तो आप क्या करोगे? उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखाई दे रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ CFSE। कैलकुलेशन ऑफ CFSE। CFSE कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आपको कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, उसकी ज्योमेट्री मालूम होनी चाहिए, उसकी स्प्लिटिंग मालूम होनी चाहिए, और ऑर्बिटल कैसे भरेंगे ये मालूम होना चाहिए। ये चारों चीजें हम पहले ही पढ़ा चुके। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, ये सब आपको मैंने VBT में पढ़ा दिया। और कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल कैसे भरेंगे ये अभी अभी हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा है कि CFSE में स्प्लिटिंग होने के बाद ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का CFSE निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE निकालना चाहते हैं डेल्टा ओ, तो उसके लिए वैल्यू है -0.4, और जितने भी T2G में इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस
0.6 डेल्टा इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन Eg, ठीक है ना, डेल्टा ओ लगा ले, प्लस XP। XP का मतलब है न्यू पेयर्ड ऑर्बिटल्स, न्यू पेयर्ड ऑर्बिटल्स। कितनी पेयरिंग हुई? मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, FeCN6, कॉमन सा एग्जांपल है, हम लोग हर बार करते आए हैं। 4 निगेटिव के लिए आपको डेल्टा ओ की वैल्यू फाइंड आउट करनी। पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये मालूम हो जाना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ही। Fe2 पॉजिटिव की स्टेट में है यहाँ। Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Cn इज ए SFL। पेयरिंग होगी बिल्कुल। तो पहले तो स्प्लिटिंग कराइए, बेरी सेंटर से शुरू कर देता हूं, ग्राउंड स्टेट नहीं बना रहा। ये बेरी सेंटर से ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाएगा। पहला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, Eg हायर एनर्जी लेवल। दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा आपका, T2G लोअर एनर्जी लेवल। Fe में 2 पॉजिटिव हैं और 2 पॉजिटिव के लिए 1 2 3 4 5 6। अब इस बेरी सेंटर पर जब ये स्प्लिटिंग होगी तो ड्यू टू Cn डेल्टा नॉट की वैल्यू बढ़ जाएगी और पेयरिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। पेयरिंग विल टेक प्लेस क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। जरा ध्यान से देखिएगा, पहले से एक पेयरिंग अवेलेबल थी, 2 पेयरिंग बाद में, तो जरा CFSE कैलकुलेट करेंगे हम लोग। CFSE कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ध्यान दीजिए। बेरी सेंटर वाला वो डायग्राम तो आपको याद ही होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या कहते हैं, प्लस 0.6 डेल्टा ओ, और यहां से यहां तक हम क्या कहते हैं बेटे, माइनस 0.4 डेल्टा। नाउ वी विल कैलकुलेट CFS। जरा देखिए T2G में, ये T2G ऑर्बिटल्स हैं और ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं बच्चे, Eg ऑर्बिटल्स। तो जरा ध्यान से देखिए कि CFSE में वो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0 बिकॉज देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, प्लस न्यू पेयर। कितने पेयर भाई, एक पेयरिंग पहले से थी, एक पहले से थी, अब 3 हो गई, तो न्यू पेयर कितने हुए, 2, तो यहां लिखेंगे प्लस 2p। तो दैट इज, क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2.4 -2.4 डेल्टा ओ प्लस ये तो 0 हो गया 2p, दैट इज इक्वल टू CFS। समझ बात आ रही नहीं? इस तरीके से हम लोग वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CFS। बेटे ये मैंने आपको CFSE से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स जो भी पॉसिबल थे, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे, वो मैंने आपको करा दिया। अब आप CFSE से रिलेटेड या CFT वाला पार्ट आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है।